हेलो दोस्तों, मैं बाबूलाल आप सबका स्वागत करता हूं बुनियाद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स में जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैंडिडेट्स के लिए जो अभी करंट में बीएससी मैथ्स पढ़ रहे हैं या बीटेक मैथ्स पढ़ रहे हैं ये टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है उन कैंडिडेट्स के लिए जो पीजीटी मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं या नेट मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं। गेट मैथमेटिक्स में भी इस टॉपिक के बेसिस पर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये हर कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टेटमेंट, और उसके बाद हम इसके बेसिस पर इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो करेंगे। तो आप हमारे इन सभी वीडियोस को जरूर देखें और इन वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों में आगे से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी स्टेटमेंट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर दोज इक्वेशंस इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जिसका डेरिवेटिव किया जाता है, इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव occurs only in the first degree। उनकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए, तभी इसको क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव की इन्वॉल्वमेंट रहती है। एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और वो दोनों आपस में क्या नहीं होने चाहिए? मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। मतलब y और y का जो डेरिवेटिव है ये दोनों आपस में क्या नहीं होने चाहिए? मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। अगर ये मल्टीप्लाई में होंगे तो इसको हम क्या नहीं बोलेंगे? लीनियर नहीं बोलेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर दोज इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव occurs only in the first degree and are not multiplied together। अब मैं आपको जनरल फॉर्म बता रहा हूं। द जनरल फॉर्म ऑफ nth ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या हो सकता है? nth ऑर्डर क्या होता है? जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव किया गया है वो उसका क्या कहलाएगा? ऑर्डर कहलाएगा। तो y का हमने यहाँ पर जैसे कितनी बार डेरिवेटिव किया है? n टाइम्स, तो इस पूरी इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या कहलाएगा? n कहलाएगा। और जो हाईएस्ट ऑर्डर की पावर होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर ये है, इसके अंदर ये n-1 है, अगला n-2 है एंड सो ऑन। तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना हुआ? n, और इसकी जो पावर है वो कितनी है? 1 है। तो इसलिए हम इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। और क्योंकि इसके साथ y की कहीं पे मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पर ये जो p1 है और अगला जो p2 आएगा और लास्ट में जो pn है, ये सभी, और जो राइट हैंड साइड में कैपिटल X लिखा हुआ है, ये सभी किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। इनमें y नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर p1 में y हो गया फिर ये क्या नहीं कहलाएगा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इसके बाद इसका जो पर्टिकुलर केस है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो पर्टिकुलर केस है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब ये जो कोफिशिएंट है इनको हम कांस्टेंट भी बना सकते हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट में क्या हो गया? जैसे यहाँ पर dny/dxkn + k1 dn-1y/dxkn -1 एंड सो ऑन kny = X। यहाँ पर जो k1 है, k2 है और जो kn है, ये सभी क्या हैं? कांस्टेंट्स हैं। तो आप जुड़े रहिए बुनियाद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, हम अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं एक क्वेश्चन। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसमें y का कितनी बार डेरिवेटिव है? 2 बार डेरिवेटिव है। y का यहाँ पर 1 बार डेरिवेटिव है प्लस 10y = 0। ये आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। और उसके बाद आपको ये 2 कंडीशंस दे रखी हैं, इन कंडीशंस को हमें यूज करना है ताकि इसमें जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे उन कांस्टेंट्स की हम क्या निकाल सकें? वैल्यू निकाल सकें, पर्टिकुलर वैल्यू निकाल सकें। वो जो वैल्यू आएंगी वो हम इस सॉल्यूशन में डालेंगे, फिर आपका कंप्लीट सॉल्यूशन या पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका निकल के आएगा। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं कैसे लिखता हूँ इसको? d2y/dt² - 2 dy/dt + 10y = 0। ये हमने इसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली है। सबसे पहला काम जो आपका होगा वो ये है कि आपको इस पूरी इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि यहाँ पर जो d/dt है, इस d/dt को मैं डिफरेंशियल ऑपरेटर की फॉर्म में लिखता हूँ, कैपिटल D की फॉर्म में।
हम यहाँ पर d अपॉन dt भी यूज कर सकते थे, हम यहाँ पर d अपॉन dx भी यूज कर सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो हम x भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर कुछ और अपने को दे नहीं रखा तो हम इसमें t भी यूज कर सकते हैं। तो d अपॉन dt को मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल T। सिमिलरली यहाँ पर अगर d2 अपॉन में dt स्क्वायर आया है तो मैं इसको क्या यूज कर लेता हूँ, d स्क्वायर यूज कर लेता हूँ। तो जब आपकी ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन के आएगी वो ये आएगी d2y, इस पूरी टर्म को हमने क्या लिख दिया d2y माइनस इसको मैं लिख रहा हूँ 2dy प्लस 10y इज इक्वल्स टू क्या लिखा आपने 0। अब मैं इन सब में से y को बाहर निकाल लेता हूँ, राइट हैंड साइड में कॉमन एक तरह से निकाल लेता हूँ, d स्क्वायर माइनस में 2d प्लस में 10 ऑफ y इज इक्वल्स टू 0। ध्यान रहे यहाँ पर d जो है वो एक ऑपरेटर है, और ऑपरेटर जो है वो किसके ऊपर लग रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल y के ऊपर लग रहा है। तो आपने जो y लिया है वो y हमेशा आपने राइट साइड में रखना है, y को आप लेफ्ट साइड में नहीं लिख सकते, क्योंकि dy by dt का तो मीनिंग होता है, ये तो मीनिंगफुल चीज है, मगर y d अपॉन dt का कोई मीनिंग नहीं है। तो हमने ये जो टर्म बनाई है इसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म बोलते हैं। हमने ये क्या बना दी, सिंबॉलिक फॉर्म, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनती है f d of y इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये जो ft है वो ये फंक्शन बन गया किसका, t का, y जो है y की जगह पे है, और कैपिटल x जो बना आपका वो क्या बन गया, 0 बन गया। ये कौन सी फॉर्म बनी, सिंबॉलिक फॉर्म, इसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इनफैक्ट ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं इसके बाद क्या करूंगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालता हूं। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक रूल है, f ऑफ d को मुझे क्या पुट करना है, 0। फंक्शन ऑफ d को मुझे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो फंक्शन ऑफ d आपके पास कौन है, d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। मैंने इसको 0 रख दिया। अब क्योंकि ये d के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आएंगे, 2 रूट आएंगे। तो वो 2 रूट हमें निकालने हैं, या तो फैक्टर बना के आप निकालिए, या फिर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालिए। तो अगर मैं इसके फैक्टर बनाना चाहूं तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, बन सकते हैं फैक्टर या नहीं। अगर फैक्टर नहीं बनते तो आप स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो लगा दीजिए, माइनस बी का मतलब 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस 4ac 40 अंडर द रूट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2a। ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ लिख रहा हूं मैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके फैक्टर बनाने का जो फॉर्मूला है वो बनेगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें, इससे आपको पता लग जाएगा कि a का काम यहाँ पर कौन कर रहा है 1, b का काम कौन कर रहा है -2, और c का काम कौन कर रहा है 10। तो मैंने फॉर्मूला क्या लगाया, माइनस बी का काम -2 कर रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया 4, माइनस में 4ac, 4 तो ठीक है, a कौन है 1, c कौन है 10, तो 40 हो जाएगा। अब मैं इसको अगर फर्दर सोल्व करूं तो 2 प्लस माइनस ये बना -36 अंडर द रूट अपॉन में 2, और -36 का रूट जो होता है वो 6 आयोटा होता है, तो 2 प्लस माइनस 6 आयोटा डिवाइडेड बाय कितना हो गया 2। 36 का रूट 6 हो गया, और -1 का रूट जो है वो कितना बन गया, आयोटा बन गया। आप ये जो 2 है यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, तो d की जो वैल्यू आपके पास बन के आ गई है, d की वैल्यू आपके पास आ गई 1 प्लस माइनस 3 आयोटा। आपने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल ली, d की वैल्यू निकाल ली। दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहला काम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करना, सिंबॉलिक फॉर्म में चेंज करने के बाद इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, फंक्शन ऑफ d को क्या पुट करेंगे हम, 0 पुट करेंगे, यहां से हमारे पास d के रूट निकल जाएंगे। अब हमें क्या लिखना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हमें इसका क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख रहा हूं मैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का क्या रूल है, ये जो d के आपके पास रूट आए हैं, अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आए हैं, इफ d के रूट अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा हो जाए तो इसका जो CF लिखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हम लिखेंगे उसका रूल है e रेज़ टू पावर अल्फा x, जो रियल पार्ट है वो बाहर आएगा, e रेज़ टू पावर अल्फा x c1 cos
बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, ये इसका रूल है। अब अगर मैं इसको अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा के साथ कंपेयर करूं तो अल्फा का काम यहाँ पर हमारा 1 कर रहा है और बीटा का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर 3 कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो CF बनेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो बनेगा वो बनेगा e रेज़ टू पावर, अब यहाँ पर x नहीं होगा क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल t था, तो हम उसको t लिखेंगे 1 into t C1 cos, और बीटा का काम 3 कर रहा है तो आप यहाँ लिखेंगे इसको 3t प्लस में C2 sin 3t। ये मैंने इसका सॉल्यूशन लिख लिया। मैंने क्या लिख दिया, इसका CF लिख लिया। मैंने इसका क्या लिखा, CF। अब जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जो जनरल सॉल्यूशन हम लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन वो होता है CF प्लस PI के बराबर। CF का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, PI का मतलब पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब क्योंकि इसकी राइट हैंड साइड क्या है आपके पास, 0 है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी क्या बनेगा, 0। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल आएगा वो कितना आएगा, 0। अब जो आपका जनरल सॉल्यूशन बना, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल आपका y है, तो मैं इसको लिखता हूं y इज इक्वल्स टू CF प्लस PI। CF आपके पास ये है, PI आपके पास 0 है, तो आपका आंसर आ गया e रेज़ टू पावर t C1 cos 3t प्लस C2 sin 3t। ये हमने इसका क्या निकाल दिया, सॉल्यूशन निकाल दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। y किसका फंक्शन है आपका, यहाँ पर t का फंक्शन है। y जो है वो किसका फंक्शन है, t का। अब यहाँ पर C1 और C2 जो है वो दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं और हमें इनकी वैल्यू निकालनी है इन कंडीशंस को यूज करते हुए। जब वो वैल्यू निकलेंगे आपकी C1 और C2 की, फिर दोबारा से हम उनको यहीं रखेंगे, इसलिए मैं इसका नाम क्या कर देता हूँ, इस इक्वेशन का नाम मैं 1 कर देता हूँ। अब मैं पहली कंडीशन को यूज करने जा रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, फर्स्ट कंडीशन है कि जब y 0 है, जब t 0 है तो y की वैल्यू आपको कितनी यूज करनी है, 4। तो आप इसे पुट कीजिए, पुट t इज इक्वल्स टू 0 नंबर 1 में, इन नंबर 1। तो ये क्या बना, y0 को आप क्या यूज करेंगे, 4। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ गई, 4। e रेज़ टू पावर 0 क्या बना, 1 C1, और cos 0 कितना होता है, 1, तो ये वैल्यू C1 आ गई, C1 into 1 और प्लस C2 into कितना आ गया, 0, क्योंकि sin 0 कितना होता है, 0। तो कहने का मतलब ये वैल्यू आपकी खत्म हो जाएगी। यहाँ से C1 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 4। C1 की वैल्यू हमने कितनी निकाली, 4। अब जो सेकंड कंडीशन आपकी लग रही है वो किसके ऊपर लग रही है, इसके डेरिवेटिव के ऊपर। तो हमें अब इसका क्या करना है, डेरिवेटिव। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएट नंबर 1 बोथ साइड, डिफरेंशिएट नंबर 1 बोथ साइड। नंबर 1 को दोनों तरफ क्या करें, डिफरेंशिएट करें। y का जो डेरिवेटिव है वो कौन बनेगा, y डैश t e रेज़ टू पावर, क्योंकि यहाँ पर भी t है और इस पूरे के अंदर भी t है, तो आपको u into v लगाना पड़ेगा। हमने लिखा फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का डेरिवेटिव माइनस C1 sin 3t, और 3t का कितना हो जाएगा, 3 प्लस C2 cos 3t इंटू में कितना हो गया, 3, sin का कितना हो गया cos, और 3t का कितना हो गया, 3। अब प्लस आप क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को सेम रखेंगे और e की पावर t का डेरिवेटिव क्या करेंगे, e की पावर t, बाकी सारा सेम रहेगा। C1 cos 3t प्लस C2 sin 3t। अब हम इसमें दूसरी कंडीशन को यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन है आपके पास y डैश 0 कितना बनेगा, 1। तो हम इसके अंदर t को क्या पुट कर देते हैं, 0, पुट t इज इक्वल्स टू 0, और C1 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं हम, 4। y डैश 0 कितना है आपके पास, y डैश 0 1, e रेज़ टू पावर 0 कितना हुआ आपका, 1 ब्रैकेट स्टार्ट, sin 0 कितना हो गया, 0, इसलिए इसको तो खत्म करें। ये बनेगा आपके पास cos 0 1 और 3 टाइम्स ऑफ C2, अंदर आएगा 3 टाइम्स ऑफ C2 प्लस e रेज़ टू पावर 0 कितना हुआ, 1, और ये वैल्यू 0 बने, और यहाँ पर cos 0 1 और यहाँ C1 बचा सिर्फ, और C1 की वैल्यू क्या यूज करनी है आपने, 4। अब आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से। ये जो प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 जब इधर आएगा, 1 माइनस 4 बराबर कितना होगा, 3C2। इसका मतलब माइनस 3 बराबर कितना हुआ, 3C2। इसका मतलब C2 बराबर कितना हुआ, -1। आपने C1 की वैल्यू निकाली, 4 आई, आपने C2 की वैल्यू निकाली, -1 आई। अब आपको इन दोनों वैल्यू को
इन दोनों वैल्यूज को नंबर 1 में डालना है, तो वो आपके पास क्या आएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। मैं यहां लिखूंगा पुट C1 एंड C2 इन नंबर 1 टू गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन, टू गेट पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन से अब आपका सॉल्यूशन क्या बनने जा रहा है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनने जा रहा है। तो आपका आंसर आएगा y ऑफ t इज इक्वल्स टू e रेज टू पावर t। C1 की जगह पे आपने लिखा 4 cos 3t और C2 की जगह पे आप लिखेंगे -1 माइनस sin 3t। ये जो आपके पास आएगा इसको हम सॉल्यूशन बोलेंगे। ये आपके पास सॉल्यूशन आएगा किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब ही होता है कि आपको y की डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, किसकी फॉर्म में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की फॉर्म में। और क्योंकि यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है तो उन कंडीशन की सहायता से किसकी वैल्यू निकल जाएंगी, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकल जाएंगी। तो ये सॉल्यूशन आपका क्या बनेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बनेगा। आइए दोस्तों, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो है सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने सोल्व करना है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये पहले से ही हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है। तो अगर ये पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दे रखी है तो हमें डायरेक्ट इसका क्या लिखना है, डायरेक्ट हमें यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये बने एफ डी ऑफ वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है कि हमें फंक्शन ऑफ डी को 0 पुट करना है। हमें फंक्शन ऑफ डी को क्या पुट करना है, 0। और यहां से फंक्शन ऑफ डी आप बड़ा आसानी से देख सकते हैं क्या है, डी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डी माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। अब मैं इससे क्या निकालना चाहता हूँ, रूट निकालना चाहता हूँ। इसलिए दो आपके पास प्रोडक्ट में टर्म्स दे रखी हैं, वो अगर 0 के बराबर है तो आप लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड अगेन डी इज इक्वल टू 1। जो d इज इक्वल टू 1 आया है वो आपका यहाँ से इसको 0 पुट करने से आया है। d माइनस 1 को जब आप 0 रखेंगे तो d की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो एक रूट तो आपका ये आ गया। अब बाकी रूट आपको यहाँ से निकालने हैं तो इसको फिर आपको दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू में डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको इक्वल टू 0 रखता हूँ तो यहाँ से डी स्क्वायर बराबर -1 आया और यहाँ से भी डी स्क्वायर बराबर कितना आया, -1। अब मैं यहाँ से d की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो वो बनेगी 0 प्लस माइनस आयोटा, क्योंकि -1 का जो रूट होता है वो आयोटा होता है और यहाँ पर प्लस माइनस लगेगा। रियल पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 0। सिमिलरली यहाँ से d की वैल्यू क्या आएगी, 0 प्लस माइनस आयोटा और एक d की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1। तो आपने यहाँ से d की टोटल कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 5 वैल्यू आ गई। 2 वैल्यू ये हैं, 2 वैल्यू ये हैं और 1 वैल्यू ये है। और वैसे भी अगर हम इस इक्वेशन को देखें ध्यान से तो ये d के अंदर 5 डिग्री की इक्वेशन बनती है। जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो d की 4th टर्म आएगी और यहाँ पर d है और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो d की पावर 5, मतलब ये 5 डिग्री की इक्वेशन बनेगी। तो इसके कितने रूट बनने चाहिए, 5 रूट बनने चाहिए। अब मैं इसका क्या लिखूंगा, यहाँ से क्योंकि ये रूट रिपीट कर गया, क्योंकि ये रूट रिपीट कर गया और मुझे अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है, तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि d की वैल्यू अगर अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा आए तो उसका जो हम CF लिखते हैं वो हम लिखेंगे e रेज टू पावर रियल पार्ट अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। अगर d की वैल्यू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर में आती है, अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा में आती है तो हम CF ऐसे लिखेंगे। अगर d की वैल्यू सिंपल आती है, अल्फा बीटा गामा ये तीनों वैल्यू डिफरेंट है और सिंपल है, इसमें आइटा की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसका जो CF हम लिखते हैं C1 e रेज टू पावर अल्फा एक्स, C2 e रेज टू पावर बीटा एक्स, C3 e रेज टू पावर गामा एक्स। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रूल्स हैं हाउ टू फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन व्हेन रूट्स ऑफ d इज गिवन। जब आपको d के रूट्स दे रखे हों तो CF आप कैसे निकालेंगे। अगर d की वैल्यू रिपीट कर रहे हैं, अल्फा और अल्फा दो वैल्यू सेम आ गई, एक वैल्यू क्या है आपकी डिफरेंट है, रिपीट कर गई वैल्यू, तो जो CF आप लिखेंगे, जो CF आप लिखेंगे वो लिखेंगे C1 प्लस C2x e रेज टू पावर अल्फा x प्लस C3 e रेज टू पावर बीटा x। मतलब दो बार अगर वैल्यू रिपीट कर गई तो आप इसको लिखेंगे C1 प्लस C2x e रेज टू पावर अल्फा x। अगर आपकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में रिपीट कर जाए,
जैसे कि इस क्वेश्चन में हुआ है। अगर आपकी वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में रिपीट कर जाए तो वो मैं लिखवाने जा रहा हूँ आपको। अगर डी के रूट आपके पास अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा और दोबारा से अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा रिपीट कर जाए तो जो मैं सी एफ लिखूंगा वो बनेगा ई रेज टू पावर अल्फा एक्स। जो रियल पार्ट है वो सेम है तो बाहर ई रेज टू पावर अल्फा एक्स एक ही बार लिखा जाएगा। ये अगर रिपीट करते हैं तो ये बनेगा अंदर c1 प्लस c2 एक्स कोस ऑफ बीटा एक्स c3 प्लस c4 एक्स साइन ऑफ बीटा एक्स, ये आपका बनेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम इनके लिए आंसर लिखने जा रहे हैं। अब ये वैल्यू अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा है और बिल्कुल सेम यही वैल्यू है अल्फा प्लस माइनस आइटा बीटा, तो इसी को फॉलो करेंगे हम। यहाँ पर बताइए जरा सी एफ कितना बना। रियल पार्ट इसका 0 है तो ई रेज़ टू पावर 0, और क्योंकि हमने अभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिसाइड नहीं किया है, तो टी भी लिख सकते हो आप इसके अंदर और एक्स भी लिख सकते हो, तो मैं एक्स को ही फॉलो करता हूँ। तो ये बनेगा ई रेज़ टू पावर 0 एक्स क्योंकि इसका रियल पार्ट 0 है। अंदर आएगा c1 प्लस c2 एक्स कोस बीटा, बीटा का काम कौन कर रहा है यहाँ पर 1 कर रहा है तो कोस एक्स आ गया, प्लस c3 प्लस c4 एक्स और यहाँ पर आ जाएगा साइन, बीटा का काम इसमें भी 1 कर रहा है तो एक्स आ जाएगा। ये तो मैंने इन दोनों के लिए लिख दिया और इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट कहाँ तक यूज हो गए c1 c2 c3 c4। अब आपके पास एक रूट और बच गया 1, तो 1 वाला जो है वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा, तो मैं इसको लिखूंगा c5 e रेज़ टू पावर 1 into x। ये जो आपके पास बना है इसको हम क्या बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेंगे। ये मैंने आपको क्या लिख दिया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया। अब मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में क्योंकि राइट हैंड साइड आपकी 0 है, आने वाली वीडियोस के अंदर मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना भी आपको सिखाऊंगा। इसकी जो राइट हैंड साइड है वो आपके पास क्या है 0 है, तो इसलिए इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल जो बना वो कितना बना 0 बना। पर्टिकुलर इसका इंटीग्रल क्या बन गया 0 क्योंकि इसके राइट हैंड साइड 0 है। और जो जनरल सॉल्यूशन होता है, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है CF प्लस में PI। CF और PI को आपने क्या करना है ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पर PI 0 है तो इसका मतलब जो CF है वही आपका सॉल्यूशन है। तो मैं आपको लिख रहा हूँ सॉल्यूशन y इज इक्वल टू, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पर y है, y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 0 क्या बना 1, तो आप लिखेंगे c1 प्लस c2 एक्स इंटू में cos x, c3 प्लस c4 एक्स इंटू में sin x प्लस में c5 e रेज़ टू पावर x, और पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका क्या है 0 है, तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।